कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां ज़ॉम्बी वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस खतरनाक बीमारी ने इंसानों की जिंदगी उलट दी और पूरी दुनिया बर्बादी में बदल गई। शहर वीरान पड़े थे, सड़कें खून और सड़ान से भरी हुई थीं और आसमान में अब बस धुआं और डर मंडरा रहा था। ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुके थे। जो कुछ इंसान बचे थे उन्हें सरकार ने अपनी सुरक्षित जगहों पर बंद करके रखा, जैसे किसी जेल में। उन्हें सेफ जोन कहा जाता था, लेकिन असल में वे जगहें आज़ादी की कब्रगाहें थीं। करीब 8% लोग ऐसे भी थे जो किसी सरकारी कैंप में नहीं गए। उन्होंने खुद को अपने घरों, तहखानों या जंगलों में छिपा लिया था, डर, यादों और उम्मीद के बीच कहीं खोए हुए। यह कहानी उन्हीं बचे हुए कुछ लोगों में से एक की है। उनका नाम था रोरी। वो कभी हंसमुख और साहसी औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द बाकी था। वायरस ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका घर, उसका परिवार, उसकी मुस्कान तक। एक दिन वो अपने पुराने घर के पीछे बने छोटे से कब्रिस्तान में बैठी थी, जहां मिट्टी में उसका पति दफन था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बुदबुदाई, माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, रोरी को अपने ही पति को मारना पड़ा था। वो वायरस की चपेट में आ चुका था। घर के अंदर उसकी छोटी बेटी पड़ी थी, निश्चल, शांत, जैसे सो रही हो। पर वो जानती थी अब उसकी नींद कभी नहीं खुलेगी। संक्रमित पिता के हमले में उसकी मासूम बच्ची भी मारी जा चुकी थी। उसकी बेटी का हाथ हिला, धीरे धीरे उसका सिर उठा और उसकी आंखें खुलीं। रोरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो दौड़कर पीछे हटी। उसकी बेटी फिर से जिंदा तो हुई थी, लेकिन वो इंसान नहीं रही थी। रोरी का दिल टूट गया। वो कांपते हुए बंदूक उठाती है, गोली चला दी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बस रोरी की चीख सुनाई दी। उस पल उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। उसने अपना परिवार खो दिया था। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन रोरी अब भी वहीं अटकी थी, अपने दर्द में, अपनी यादों में। सरकार ने इस दौरान नए कानून बना दिए थे। अब कोई भी इंसान घर में नहीं रह सकता था। हर किसी को सरकार के सेफ कैंप्स में भेजा जा रहा था। जो बाहर पाए जाते उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाता या गोली मार दी जाती। दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक जो सरकार के नियंत्रण में थे, दूसरे जो आज़ादी के लिए छिपे हुए थे। रोरी उन्हीं कुछ बचे हुए लोगों में से थी। वो जंगल के किनारे बने अपने पुराने घर में रहती थी, जहां बस उस फादर इन लॉ उसके साथ थे। एक बूढ़ा लेकिन समझदार इंसान, जिसने अपने बेटे और पोती दोनों को खो दिया था। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। कहानी में आता है नोआ। नोआ एक सरकारी सुविधा केंद्र से भाग निकला था। वो हाँफ रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था। बैग पर उस सुविधा केंद्र का निशान बना था। मतलब साफ था, वो वहां से कुछ चुराकर भागा है। उसके पीछे सरकारी एजेंट्स थे, लेकिन नोआ किसी तरह उन सबको चकमा देकर जंगल में घुस गया। वहां उसका एक दोस्त आता है, जो पहले से जंगल में छिपा हुआ था। वो घबराकर नोआ के घाव को देखता है। उस बैग में एक सीरम था, वो दवा जो संक्रमित लोगों को ठीक कर सकती थी। नोआ ने अपने बेटे को बचाने के लिए उस सीरम को चुरा लिया था। उसका दोस्त उससे कहता है, नोआ, अगर हम दोनों भागे तो एजेंट्स हमें पकड़ लेंगे। नोआ ने भारी मन से टोपी ली और भागने लगा। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। दोस्त अब एजेंट्स से घिर चुका था। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। उधर एजेंट्स का लीडर लोगन नोआ के पीछे था। वो निर्दयी, चालाक और सत्ता का प्यासा था। वो सिर्फ आदेश नहीं मानता था, वो खुद को भगवान समझता था। नोआ लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उधर एक और रोरी अपने घर के पास नदी किनारे बैठी थी। वो आसमान को देख रही थी, जहां बादलों के बीच हल्की बिजली चमक रही थी। उसकी आंखें सुनी थीं, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। वो खुद से बुदबुदाई, अब जीने का क्या मतलब रह गया है। उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन तभी दूर कहीं एक आवाज आई, घोड़े के खुरों की। रोरी चौंकी। उसने बंदूक नीचे रखी और उस दिशा में देखा। धुंध के बीच से एक घोड़ा आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पास गई और देखा, जमीन पर कोई इंसान पड़ा है, जख्मी, खून से लथपथ। वो झट से उसके पास पहुंची।
उसे पलट कर देखा। वो नोआ था। नोआ की हालत बहुत खराब थी। वो लगभग बेहोश था। डर और घबराहट में वो वहां से भाग जाती है। रोरी जैसे ही वहां से जाने लगती है, अंदर से एक एहसास होता है कि नोआ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो जल्दी से पलटती है और नोआ को उसके घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले आती है। वहां पहुंचकर वो उसे अस्तबल में रखती है और उसका बैग खोलकर देखती है। अंदर कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है। बैग में एक ऐसी दवा थी जो बीमार और संक्रमित लोगों को बचा सकती थी। रोरी ने वैक्सीन को फिर से नोआ के बैग में रख दिया। शाम को जब उसके फादर इन लॉ घर लौटे तो वो थोड़ा डरते हुए उन्हें सब बता देती है। नोआ कौन है और वो कैसे यहाँ आया। फादर इन लॉ जैसे ही बैग देखते हैं, सब समझ जाते हैं। नोआ उस ऑर्गेनाइजेशन से भागकर आया है जहां ये वैक्सीन बनाई गई थी। अब फादर इन लॉ को गुस्सा आता है कि रोरी ने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अगर उस जगह के लोग नोआ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए तो उनके लिए भी बहुत खतरा हो सकता है। घर का दरवाजा लॉक करते हुए रोरी अपने फादर इन लॉ से कहती है, सुबह होते ही इसे कहीं दूर छोड़ आइए, यहाँ रहना ठीक नहीं। अब रोरी इस सब से बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। फादर इन लॉ भी उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और बातों बातों में कहते हैं कि वो कुछ दिनों बाद शहर जाकर घर के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। लेकिन रोरी उन्हें रोक देती है और कहती है, क्या ये सब उसी के लिए कर रहे हैं? क्या ये घर अब सिर्फ बचाने के लिए है? इतना कहकर रोरी की आंखें भर आती है और वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां हर चीज उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। रोरी अपनी बेटी के खिलौने पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जिस दिन रोरी ने अपने पति और बेटी को खोया था, उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। रोरी अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो बाहर बीमार लोगों की मदद करने गए थे। लेकिन जब वो लौटे तब तक देर हो चुकी थी। दोनों ही उस बीमारी से संक्रमित हो चुके थे। वो अपने दर्द और यादों में खोई हुई थी। तभी उसे बाहर से किसी हलचल की आवाज सुनाई दी। वो चुपके से अपने ससुर के कमरे से अस्तबल की चाबी उठाकर बाहर गई। वहां उसने देखा कि घोड़ा बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था और पास में बेहोश पड़ा नोवा भी वहां था। इससे पहले कि रोरी कुछ समझ पाती, नोवा पीछे से आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि अचानक उन्हें बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी कुछ ज़ॉम्बी अस्तबल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही रोरी और नोवा दरवाजा बंद कर रहे होते हैं, एक ज़ॉम्बी अंदर घुसकर रोरी को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि नोवा तुरंत बंदूक उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है। ज़ॉम्बी गिर जाता है और रोरी की जान बच जाती है। रोरी नोवा से पूछती है, क्या तुम सरकार के एजेंट हो? नोवा जवाब देता है, नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। फिर नोवा कहता है, मेरा बैग मुझे दे दो, चिंता मत करो, तुम्हारा बैग सुरक्षित है। यह दिखाने के लिए वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। घर में आकर वो नोवा को पानी देती है और खाने के लिए भी कुछ लाती है। नोवा के जख्म से खून निकल रहा था, तो रोरी तुरंत उसकी चोट साफ करती है और पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद नोवा उठकर कहता है, मुझे अब चलना होगा। लेकिन रोरी उसे रोकती है और कहती है, आज रात यहीं रुक जाओ, बाहर हालात अभी ठीक नहीं है। नोवा उसे बताता है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा 2 दिन पहले संक्रमित हो गया था और मुझे हर हाल में उसे बचाना है। रोरी उसकी बात सुनकर कहती है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अपने घर पहुँचने में हर तरह से मदद करूंगी। दरवाजा खुलते ही रोरी के फादर इन लॉ ने नोवा पर बंदूक तान दी। आवाज सुनकर रोरी भी बाहर आ गई। उसने जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? ये दुश्मन नहीं है। नोवा किसी सरकारी संगठन से नहीं आया, वो भी हमारी तरह बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। रोरी की बातें सुनकर उसके फादर इन लॉ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। रोरी नोवा की शर्ट बदल रही थी, तभी उसके फादर इन लॉ को एहसास हुआ कि नोवा की सांसें बहुत तेज चल रही है। उसके सीने में हवा भर गई थी, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। रोरी के फादर इन लॉ ने उन्होंने सावधानी से नोवा के सीने में एक छोटा सा चीरा लगाया और उसके अंदर भरी हवा को बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे नोवा की सांसें ठीक होने लगीं। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके जख्म से खून अब भी बह रहा था। नोवा बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो गया था। यह देखकर रोरी समझ गई कि अब नोवा अपने बेटे तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाएगा।
रॉरी ने तय किया कि वह खुद यह वैक्सीन लेकर जाएगी, क्योंकि किसी बच्चे की जान बचाना सबसे जरूरी था। यह सुनकर रॉरी के फादर इन लॉ गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। रॉरी ने शांत होकर कहा, बच्चा चाहे किसी का भी हो, अगर मैं उसे बचा सकती हूँ तो कोशिश जरूर करूंगी। उसी समय घर का अलार्म बजने लगा। रॉरी के फादर इन लॉ तुरंत सीसीटीवी देखने गए। बाहर 2 सरकारी एजेंट घर के बाहर खड़े थे। वे वही लोग थे जो पहले नोवा का पीछा कर चुके थे। यह देखकर नोवा के फादर इन लॉ को थोड़ा संभलने के लिए एक ताकत वाला इंजेक्शन लगाया। रॉरी जाने से डर रही थी, लेकिन ससुर ने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। वह नोवा का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, लोगन और उसके साथी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सरकारी एजेंट अब रॉरी के फादर इन लॉ से नोवा के बारे में पूछताछ करते हैं। वो शांत होकर झूठ बोलते हैं कि वो यहाँ अकेले रहते हैं और कई दिनों से उनके घर कोई नहीं आया। लेकिन तभी एजेंट लोगन ने बाहर खड़े नोवा और रॉरी को देख लिया। रॉरी का घोड़ा तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर रॉरी के फादर इन लॉ चिंतित हो जाते हैं और जल्दी से बाहर निकलते हैं। रॉरी के फादर इन लॉ उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और एजेंट्स पर पलटवार करते हैं। लेकिन इस दौरान रॉरी के फादर इन लॉ को कई गोलियां लग जाती है। वो गिर जाते हैं। लोगन को अपने एजेंट्स की हार और रॉरी के फादर इन लॉ की बहादुरी देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि इंसानों ने उसकी बात मानना छोड़ दिया है, लेकिन यह सब करने का आदेश उसे किसी ने नहीं दिया था। यह उसका अपना घमंड था। वह अपने गुस्से और लालच में लोगों की जिंदगी से खेलता रहता था। अपनी शैतानी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वह पहले ही बहुत लोगों की जान ले चुका था। नोवा और रॉरी जंगल के पास पहुंच चुके थे। वही नोवा है, रॉरी, तुम अपने घर लौट जाओ, अब आगे मैं अकेला जाऊंगा। रॉरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे बेटे को बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। नोवा कुछ पल उसे देखता है, उसकी बात समझ जाता है। उसे एक खास स्प्रे देता है जो उन्हें ज़ॉम्बीज़ की गंध से बचाने में मदद करेगा। अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठती है। एक गोली नोवा को लग जाती है। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक पुराने झोंपड़े के पीछे छुप जाते हैं। नोवा को एहसास हो जाता है कि अब उसके लिए घर पहुंचना मुश्किल है। वह रॉरी की ओर देखता है और धीमे से कहता है, रॉरी, अब मैं शायद ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। कृपया मेरे बेटे की जान बचा लेना। नोवा अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए रॉरी को अपना बैग देता है। उधर लोगन रॉरी के पीछे बढ़ रहा होता है, लेकिन जख्मी नोवा हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। लोगन के पास हथियार है। नोवा एक नुकीली लकड़ी से वार कर चुका था। लोगन ने गुस्से में उसकी चाकू छीन ली और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नोवा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी की गन पकड़ ली और झटके से लोगन को करंट मार दिया। दूसरी तरफ रॉरी जंगल की ओर भाग रही थी। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। वह गिरते पड़ते किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। ज़ॉम्बियों से बचने की कोशिश में उसने पास में रखी एक लकड़ी से खुद को बचाया और सांसें संभाली। एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा होता है। वह अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है। रॉरी पूरी ताकत से उसे नीचे गिरा देती है। वह पास पड़े पत्थर से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करती है। कई बार मारने के बाद आखिरकार वह उसे खत्म करने में कामयाब हो जाती है। रॉरी को अचानक एहसास होता है कि उस ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया है। वह समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। शौक में खड़ी रॉरी को अपनी बेटी की याद आती है, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। यह सोचकर रॉरी हिम्मत जुटाती है और ठान लेती है कि वो हार नहीं मानेगी। वह नोवा के घर तक पहुंचने का सफर दोबारा शुरू करती है। आखिरकार बहुत मुश्किल से वह नोवा के घर तक पहुंच जाती है। रॉरी अपना बैग दरवाजे पर रखती है और कमजोर हाथों से दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है और नोवा की माँ बाहर आती है। नोवा की माँ उससे नोवा के बारे में पूछती है, पर रॉरी कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। नोवा की माँ सब समझ जाती है। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और रॉरी वहां से भागती हुई नदी के किनारे पहुंचती है। वह जानती थी कि उसे काट लिया गया है। अब वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी।
अगर वो यहाँ रही तो दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। उसे एक आखिरी विजन आता है, जैसे वो अपनी बेटी से मिलने जा रही हो। उसकी बेटी मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रही होती है, अपनी बंदूक को गर्दन के नीचे रखती है और एक गहरी सांस लेकर ट्रिगर दबा देती है। आवाज गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखता है, जो बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती। पर उसने अपने आप को कुर्बान कर दुनिया में एक और ज़ॉम्बी के बढ़ने से रोक दिया।